जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सुपर टेट एग्जाम में शामिल हो रहे सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो का आगाज शुरू हो चुका है। रणक्षेत्र में 135 नंबर की तैयारी, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, इसलिए आज से नोट्स मेंटेन करें। सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, मानचित्र के साथ। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से समझेंगे। मिनिमम 135 नंबर एग्जाम में लाने का श्रेय आप सभी का रहेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार कोई बच्चा यहां पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन इस बार चाहिए। सबसे पहला आज हेडिंग पड़ेगा, क्योंकि जीके सेक्शन आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 नंबर कवर कराती है कंप्यूटर सहित, और ये सबसे बड़ा पोर्शन है जिसमें बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आपका जो हेडिंग रहेगा कॉपी में, पहली क्लास हेडिंग रहेगा और भारत का भूगोल रहेगा। जीरो से अंतिम शिखर टॉप लेवल तक जाएंगे। हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी, भारत के अंतिम सीमा बिंदु, भारत की मुख्य भूमि एवं तटरेखा की लंबाई और लगने वाले तटरेखा के राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। हमें पता है कि आप बहुत होशियार और ब्रिलियंट हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, इसलिए कॉपी लेकर ही बैठें, पेन लेकर ही बैठें और मेंटेन करें। ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम खराब ना करें। देखिए, पहला हेडिंग आपको डालना है कि भारत का भूगोल में सामान्य जानकारी। आखिर ये भारत से क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, जहां से ईरानी से क्वेश्चन पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया, तो मुझे छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो पहली स्लाइड में छोटी छोटी चीजें, यानी भारत जो है ये आया कहां से। प्राचीन काल में दोस्तों भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। समय बीता और उन प्राचीन काल की बात हुई। थोड़े से समय में जब बढ़े तो मध्य एशिया के एक ऐसे क्षेत्र में देखा गया कि आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसमें आर्यों ने इस भारत देश को आर्यावर्त के नाम से पुकारा। अब जब क्वेश्चन में एक और कड़ी पूछी जाए कि आर्यावर्त अगर भारत का नाम था, तो यह बताओ कि सबसे पहले आर्यों ने आर्यावर्त का उल्लेख किस वेद में किया था या किस ग्रंथ में किया था, तो वो किया था, वो ग्रंथ था ऋग्वेद। ठीक है ना। अब आपको मैं यहां पर एक और सिलसिला बता देता हूं कि भाई ऋग्वेद जो है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंडल कितने हैं। जरा कमेंट कीजिएगा बेटा, क्या 10 मंडल है? जरा कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। थोड़ा सा समय दोस्तों और बदला कि आर्यों ने आर्यावर्त कहा। समय बदलने के अनुसार देखा गया कि भरत के नाम, यानी आर्यों में एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था भरत, और उसी के नाम पर यह माना जाता है कि भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। देखिए कितना चेंज हुआ, जम्बू द्वीप से आर्यावर्त, आर्यावर्त से भारतवर्ष। समय दोस्तों और बदला कि जो आर्य लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे जो है बसे हुए थे, ऐसा माना जाता है। इसीलिए सिंधु नदी के किनारे जो है ईरानी लोग आकर कुछ समय बाद बसे, और उन्होंने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी को पुकारा। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या पुकारा? हिंदू रिवर। और इस हिंदू रिवर के कारण इसका नाम भारत से बदलकर, भारतवर्ष से बदलकर हिंदुस्तान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ईरानियों ने हिंदू नदी सिंधु को बोला था और यहां के रहने वालों को हिंदू बोला था, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। समय के बदलते परिप्रेक्ष्य से यूनानी आए और यूनानी ने इस सिंधु को इंडस बोला, और इंडस के कारण यह इंडिया में परिवर्तित हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों भारत के संविधान की जब बात होती है तो वहां पर भी भारत का उल्लेख मिलता है। वहां पर दो नामों से जानते हैं भारत को, यानी इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1। क्लियर है? तो यह था भारत का एक छोटा सा परिचय। मेरी बात समझ रहे ना? बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा, जितनी दम होगी मेरे फेफड़ों में उतना मैं आपको आगे तक ले जाऊंगा। और वादा है दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आपका नोट से बाहर नहीं जाएगा।
देखिए, भारत के भूगोल में थोड़ी सी जानकारी आपको और आनी चाहिए। हर स्लाइड में आपको मैप मिलेगा। इसमें देखिएगा, नाम हमने कहा कि भारत या इंडिया, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अन्य नाम क्या है? आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, है ना, यही तो है। या इंडिया बोले, कोई समस्या नहीं। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों देखा जाए तो 3287,469 या 3287,262 या 263, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शंस में ऐसे मिलेगा 3287 के ऊपर वाला जो है वही आपको मारना है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल है वो कितना कवर करता है। जरा कमेंट करके बताइए, क्या 2.4% कवर करता है? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिशत कितना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट एग्जाम में, समझिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज में हमारे आर्यावर्त का जो स्थान है, हमारे भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की जब बात हुई है तो क्षेत्रफल में स्थान आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। समय के बदलते परिप्रेक्ष्य से देखा गया कि भारत में 28 राज्य हुआ करते थे और 28 राज्यों में यह देखा गया कि कहीं ना कहीं राज्यों की संख्या 29, संघ शासित प्रदेश 8 माने गए। इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। आपने देखा होगा कि वर्तमान काल में जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्रों को बदला गया और राज्यों को एक किया गया। ठीक है ना, वो सभी को पता है। एनसीईआरटी में इसका उल्लेख आपको आसानी से मिलने वाला है। लेकिन क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि वर्तमान काल में कितने भारत के स्टेट हैं? आप बताइएगा, क्या भारत के 28 स्टेट हैं? किसी को यह भी पता है, किसी को यह भी डाउट है कि राजधानी जो है वो नई दिल्ली है? और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए 7वां देश तो है, लेकिन भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग थी। लेकिन अगर प्रेजेंट की जनसंख्या देखी जाए तो 139 करोड़ प्लस मानी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से ये 2 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, दूसरा है। लेकिन अगर हमने देखा कि 7वां स्थान एरिया वाइज था और इसमें क्षेत्रफल में देखा गया कि 3287 प्लस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक आर्यावर्त है, और जिसमें अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में परसेंटेज का देखा जाता है तो यहां यह लेखा जोखा मिलता है कि यह पूरे विश्व का यह अकेले कवर करता है। और पहले नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों चाइना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, विश्व में पहला ऐसा कंट्री चाइना है जो पॉपुलेशन में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत दूसरे नंबर पर प्रतिनिधित्व करने वाला 17.5% के साथ दूसरे नंबर के पायदान पर अवस्थित है। ठीक है ना, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा। जरा जानते हैं कि भारत में जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण मानचित्र में किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत के अंतिम सीमा बिंदु को एक हेडिंग बनाइएगा। क्या है? भारत के अंतिम सीमा बिंदु को एक हेडिंग बनाइएगा कॉपी में और नोट कीजिएगा कि भारत के समुद्री तट की लंबाई जो है, जो समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। यहां पर 2 पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से, बारीकी तरीके से देखने होंगे कि जब अगर पूछा जाए केवल समुद्री तट रेखा तो 6100 किलोमीटर, और जब चेंज करके यह पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और समुद्र तट की कुल लंबाई, यानी इस 6100 किलोमीटर को भी अगर जोड़ दिया जाए, किनके साथ? अंडमान को जोड़ दिया जाए, लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए? और भारत की मुख्य भूमि को जोड़ दिया जाए, तो यह बढ़कर कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग तीसरा पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, लैंड भूमि का जो लंबाई है, लेंथ है, वो 15200 किलोमीटर है। कितनी है? 15200 किलोमीटर। दोस्तों, यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के अंतिम सीमा बिंदु में एक अलग से स्लाइड और आपके लिए बनाई है जो हर बच्चे को जाननी चाहिए, क्योंकि हम अगर भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आर्यावर्त भारत देश में रहते हैं, तो इसके पूरब पश्चिम की लंबाई और उत्तर दक्षिण की लंबाई हमें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट लंबाई क्या है। देखिए,
अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी मानचित्र में किसी भी देश को लिया जाए तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा हमेशा उत्तर होता है। जब ऊपर वाला उत्तर होता है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी ये साउथ हो जाएगा। और जब ये साउथ हो जाएगा तो ये पूरब हो जाता है, यानी ईस्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, यानी ये वेस्ट हो जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है। तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई जो है वो है कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये देखिए लिखा हुआ है, मेरी बात दिमाग से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 2933, देखिए लिखा है 2933 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933। और अगर पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214 किलोमीटर। सेम आपको मैप बना लेना है। भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी, देखिए ये पूरा विश्व है, इसको 0 डिग्री में ऐसे काटा और ये भूमध्य रेखा कहलाती है। यहां पर भारत अवस्थित है। इसी से पूछ रहा है कि ये भारत जो है यहां की जो दूरी से कितना दूर है, यानी 0 डिग्री से भारत की लंबाई क्या, क्योंकि भारत जो है हमेशा कहां पर अवस्थित है, भारत जो है हमेशा यहां पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से ये पूछ रहा है कि जो इंडिया की पोजीशन है वो इक्वेटर से, वो भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ही नहीं समझ सकते दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट। 876 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए अब जरा डालिएगा कि जो मुख्य भूमि एवं तटरेखा की लंबाई है इसमें इंडिया की स्थिति क्या है। हमने आपको ऑलरेडी बताई। लेकिन अगर देखा जाए मानचित्र में कि यहां पर उत्तरी बिंदु, यहां दक्षिणी बिंदु, 2 दक्षिणी बिंदु हैं, और यहां ये पश्चिमी बिंदु है, और एक है पूर्वी बिंदु। तो इन 5 पॉइंट को नोट करने वाला एक सिस्टमेटिक तरीका आपके नोट्स में मेंटेन होना चाहिए। बोले सर कैसे? अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जब ऐसे पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, तभी आप इंदिरा पॉइंट मारिएगा। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहां पर नोट किया जाए कि पिगमिलियन पॉइंट किसका नाम है, तो पिगमिलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। उत्तरतम बिंदु जो है, उत्तरतम बिंदु का मतलब है कि नॉर्थ वाला, ये उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो आपका यहां पर नोट किया गया है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ये दक्षिणी बिंदु है, सबसे साउथ में दोस्तों है, और ये ग्रेट निकोबार में है। तो इस पोजीशन को भी आपको कतई नहीं भूलना है, पोजीशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट। कहां है, ग्रेट निकोबार में। ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए साफ साफ है, भारत का मुकुट कहा जाता है JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर। पश्चिमी बिंदु कहां पर है, तो भारत की स्थिति में देखिए पश्चिमी बिंदु ये है, और पश्चिमी बिंदु में देखा जाता है, मोती का मतलब है कि गौरा मोता। पश्चिमी बिंदु कहां पर है, स्टेट क्या है, तो ये स्टेट बेहद इंपॉर्टेंट है, VIMP पॉइंट है, गुजरात में गौरा माता है। क्लियर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब बचा है एक पूर्वी बिंदु और एक दक्षिणतम बिंदु का दूसरा पॉइंट। अब इन पॉइंट में आपको समझने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को इतना पूछा गया। बच्चों से क्वेश्चन क्या पूछा गया था पता है आपको? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। बच्चे डायरेक्ट इंदिरा पॉइंट लगा के आए, 100 में 100%। कुछ एक आध बच्चों ने लगाया सही, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, तो डायरेक्ट इंदिरा पॉइंट मारिएगा। और जब क्वेश्चन में लिखकर आ जाए कि भारत में मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब जो सतह है जिसपे हम लोग रहते हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है। मुख्य भूमि का मतलब है जो भारत की चतुष्कोणीय श्रृंखला है। भारत कैसी श्रृंखला है, भारत में चतुष्कोणीय श्रृंखला पाई जाती है। यह चतुष्कोणीय एक श्रृंखला है, नोट कर लीजिएगा कि भारत की आकृति कैसी है, तो पूछा जाए चतुष्कोणीय है। ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु है इंडिया का किवथू है। स्टेट पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश, राजधानी पूछी जाए ईटानगर। भारत का पूर्वी सबसे राज्य कौन सा है, तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में पड़ती हैं, यह भी पूछ लिया जाए, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती हैं।
मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी है, यह नोट किया जाए। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, और यहां पर देखिए दक्षिणतम बिंदु, और जब सीमा लग जाए मुख्य भूमि में तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी या कैप केमोरिन है। यह दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट को नोट किया जाए। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, इसके आगे वीडियोस कठिन बनेंगे, इसलिए यह बेस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी पूछ दे खड़े खड़े तो उसको तुरंत सटीकता से जवाब दें आप। चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली सीट आपकी होने वाली है, अगला पैमाना आपका फिट होगा दोस्तों। बहुत सुंदर। चलिए देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि बांग्ला, यहां पर एक नोट किया जाए, एक हेडिंग डाली जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इंडिया के कितने राज्य स्थित हैं और कितने देश लगे हुए हैं इंडिया के। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी सीमा का निर्धारण कौन देश करता है, कौन कंट्री करता है, भारत में सबसे लंबी सीमा का निर्धारण एक हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसका राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। 40-96 किलोमीटर के साथ यह भारत देश से सबसे लंबी रेखा को तय करता है। इससे एक राज्य घिरा हुआ है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन में यह कई बार पूछा गया है कि भारत का एक ऐसा राज्य बताइए जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जिसका नाम है त्रिपुरा। आप मानचित्र में देख सकते हो ये, ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या असम। क्लियर है। चाइना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चाइना 3917 किलोमीटर के साथ दूसरे पायदान पर है, और यह लद्दाख क्षेत्र को लगाता है, हिमाचल प्रदेश को लगाता है, उत्तराखंड को लगाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लगाता है। मेरी बात क्लियर है। चलिए, पाकिस्तान से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान सीमा से लगने में तीसरे पायदान पर है, 3310 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के ऐसे स्टेट, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, जिसमें गुजरात अहम है, राजस्थान अहम है, पंजाब अहम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र अहम है। नेपाल की बात की जाए दोस्तों, तो नेपाल 1752 किलोमीटर के साथ चौथे पायदान पर है, और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए शानदार है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, तो 1 2 3 4 5 राज्य लगते हैं नेपाल से। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर मैं दिखाता हूं आपको, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आप देखिए यहां से ये लगता हुआ थोड़ा सा टच कर रहा है, मेरी बात समझ रहे ना, सिक्किम लग रहा है यहां पर। क्लियर है। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। बहुत जबरदस्त पॉइंट आपको याद रखना है कि देखिएगा यहां पर म्यांमार का एक ऐसा पॉइंट है, जब यहां पर देखेंगे तो आपको म्यांमार ये श्रृंखलाएं, अराकान योमा, एक नोट करिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि अराकान योमा पहाड़ियां किस देश में हैं। अराकान योमा पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। अराकान पहाड़ियां ये किस देश में है, तो म्यांमार देश में है। इसी तरीके से भूटान 587 किलोमीटर के साथ इन स्टेटों को लगाता है। और लास्ट दोस्तों ये है अफगानिस्तान। एक तो आपको यह याद रखना है, क्या, एक आपको यह याद रखना है, क्या याद रखना है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, यह फर्स्ट नंबर पर है। और एक ये याद रखना है कि अफगानिस्तान सबसे कम नंबर पर लगाता है, यानी सबसे कम जो है किलोमीटर में सीमा लगती है, 80 किलोमीटर की सीमा लगती है मात्र। ये लद्दाख क्षेत्र जो है और जम्मू कश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र इससे टच होता है, ठीक है ना। ये बात आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा। बहुत सुंदर। टॉपिक को बदला जाए दोस्तों और उसमें एक हेडिंग बनाई जाए अपने नोट्स में, भारत की सीमा रेखा। ध्यान दीजिएगा, भारत की सीमा रेखा कौन कौन सी हैं, इन पर थोड़ी सी नजर डाली जाए।
एक तरफ आप भारत को जब देखते हो तो ये एक हिंद महासागर से घिरा हुआ एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा कंट्री है जो चतुष्कोणीय श्रृंखला को कवर करता है। प्रायद्वीपीय इलाका एक ऐसा इलाका होता है जो तीन तरफ से घिरा हुआ जल से और एक तरफ से घिरा हुआ स्थलखंड से, यानी प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है ये वाला क्षेत्र जो तीन तरफ से, एक, दो और तीन तरफ से जो पानी से घिरा है और चौथी तरफ से अगर भूमि से घिरा है तो समझ लो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाएगा। पहला आपको डालना है कि रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा है वो आपने देखा होगा, वो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा करने वाली। रेड क्लिफ रेखा कहां पर है पूछा जाए, इंडिया vs पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। दूसरे में डूरंड रेखा। डूरंड रेखा दोस्तों पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, लेकिन इस समय वर्तमान प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण होता है। यह अच्छे से आपको जान लेना चाहिए। तीसरा फैक्ट, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हमारे दुश्मन देश चाइना, यह भी हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा से भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। यानी अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है तो उसमें मैकमोहन देखिएगा, या क्वेश्चन पूछा जाए कि मैकमोहन किन दो देशों के बीच में है तो भारत चीन देखिए ऑप्शन में। डूरंड में पूछा जाए कि डूरंड किन दो देशों के बीच में है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मारिएगा, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा का निर्धारण होता है तो डूरंड रेखा का निर्धारण होता है। इसी तरीके से रेड क्लिफ रेखा जो है वो है भारत पाकिस्तान के मध्य, या पाकिस्तान भारत के मध्य कौन सी रेखा का निर्धारण होता है तो रेड क्लिफ रेखा। अगला पॉइंट को चेंज किया जाए और हेडिंग को बदला जाए। नोट्स में यहां से क्वेश्चन हमेशा बनेगा और 100% बनेगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सटीक पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना एकदम से मानक वे में पढ़ाऊंगा। देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन कर्क रेखा तो सब जानते हैं कि 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि कौन से राज्य से मानक रेखा नहीं गुजरती है या कितने राज्यों से मानक रेखा गुजरती है, या निम्नलिखित में कौन से राज्य ऐसा है जो जिससे मानक रेखा गुजरती है, समझिएगा। एक्चुअल में जो भारत होता है ना, क्या है ये भारत हमारा है, इसमें से अगर हम ऐसी डाल देंगे तो ये कर्क रेखा है, और अगर मैं ऐसी डाल दूंगा तो ये क्या है, ये है हमारे भारतीय मानक समय रेखा है। जो हम जीएमटी की जहां पर बात होती थी तो हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन की बात होती थी, 5.5 घंटे हमारा भारत आगे है। हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये भारत की जो मानक रेखा है वो आईएसटी लॉन्गिट्यूड कितना है। मानक रेखा हमेशा देशांतर रेखा ही होती है, और ये मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 नोट किया जाए कि जो इंडिया की जो मानक रेखा है वो कितने स्टेट से गुजरती है, तो उसका यह पॉइंट नोट किया जाए 5 स्टेट से गुजरती है। इंडिया का अगला पॉइंट नोट किया जाए कि अगर वो 5 स्टेट हैं वो कौन से हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है ओडिशा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखिएगा जब ये गुजरती है रेखा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को काट रही है लखनऊ, या यहां पर आप जब इसका मानक समय देखते हो तो सबसे बीचों बीच में पड़ता है इलाहाबाद का नैनी 82.5 डिग्री। इसी तरीके से जब आगे बढ़ती है तो ये छत्तीसगढ़ में देखिए, यहां पर झारखंड की बात करता है क्या, जो है आपका झारखंड के बगल में आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की बात करता है, झारखंड थोड़ा सा हटके हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एमपी क्षेत्र आ जाएगा। एमपी क्षेत्र आपके बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा टच होता है, और यहां पर जब आप देखते हो तो आंध्र प्रदेश का इतना इलाका लेता है, और उड़ीसा का जब आप इलाका देखते हो तो ये वाला इलाका लेता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा। चलिए पॉइंट को बदला जाए और नोट्स को मेंटेन किया जाए अगली स्लाइड में। अभी मैंने देखा कि इस तरीके की रेखाएं जो होती हैं वो कर्क रेखा के साथ साथ इसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे, यानी अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूड रेखाएं जो होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं।
तो ये देशांतर रेखा, खड़ी रेखा हमेशा देशांतर रेखा होती है। मैं अभी जब इसको आगे बढ़ूंगा तब वहां पर पढ़ाऊंगा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, थोड़ा सा टच करती, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, आप देख रहे होंगे, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका पश्चिम बंगाल, ये देख रहे होंगे, सातवां है आपका त्रिपुरा, ये देख रहे होंगे, और आठवां लास्ट में पड़ता है मिजोरम। तो ये 8 जो है, मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक भी है, उसको नोट किया जाए, ठीक है। तो इन 8 राज्यों को जरूर याद करना है और इन 5 राज्यों को जरूर ही याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य ऐसा है जहां से मानक रेखा गुजरती नहीं है, जहां से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, या जहां से मानक रेखा गुजरती है, या जहां से कर्क रेखा गुजरती है, या कितने राज्यों से मानक रेखा गुजरती है तो 5, और कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो कितने हो जाएंगे, 8 राज्य। क्लियर है। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे दोस्तों। हम ये बिंदु लास्ट पॉइंट पर एंटर कर चुके हैं वीडियो में। तटीय रेखा के राज्य कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद जो आएगा हमारा पार्ट 2 आएगा। पीडीएफ से लेकर सब कुछ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन गुरुजी वर्ल्ड में छुपा है। भरोसा कर लिया तो सब कुछ तय है कि सिलेक्शन यहां से होगा, और भरोसा नहीं किया, जब हम किसी भी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर पे भरोसा कर लिया तो हमारा इलाज हो जाएगा आसानी से, और हमने उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं किया तो यकीन मानिए दोस्तों बीमार ही रहेंगे अपन। भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सर्च करेंगे GURUJI की स्पेस WORLD, तो गुरुजी वर्ल्ड अगर सर्च करोगे तो यहां पर ऐसा लोगो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, टेलीग्राम को। अगर पूछा जाए कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। कौन कौन से 9 लगते हैं, इन पर भी हम नजर डालेंगे। पहला गुजरात दिख रहा होगा, दूसरा महाराष्ट्र दिख रहा होगा, तीसरा गोवा यहां पर दिख रहा होगा, चौथा है कर्नाटक, ये दिख रहा होगा कर्नाटक, पांचवा है केरल, ये दिख रहा है, छठा है तमिलनाडु, ये दिख रहा है, सातवां है आंध्र प्रदेश, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आठवां है उड़ीसा, धीरे धीरे बढ़ेंगे दोस्तों। इसी तरीके से ये उड़ीसा कहाँ गया, ये वाला उड़ीसा। नौवां है पश्चिम बंगाल, ये देखिए यहां तक, यहां से शुरू हुआ था और यहां तक गया। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तटरेखा वाला लंबा राज्य कौन सा है, तो 1214 किलोमीटर के हिसाब से गुजरात सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है भारत से, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा 101 किलोमीटर, यह सबसे कम है। आगे मैं लिखवाऊंगा, आप परेशान ना हो, अभी लिखें या ना लिखें, लेकिन इतना जरूर लिख लें कि भारत के 9 तटरेखा वाले राज्य हैं गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, और ये सबसे ज्यादा, ठीक है। मेरी बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों, तो सब कुछ क्लियर। चलिए, अगर गलती से थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा से लगते हैं, तो 4 भारत के तटीय राज्य हैं, यानी यूनियन टेरिटरी है, यूटी राज्य है, अंडमान निकोबार लगता ही लगता है, लक्षद्वीप लगता ही लगता है, पुदुचेरी की बात करें दोस्तों तो भी लगता है, ठीक है ना, ये वाला, दमन और दीव तो लगता ही लगता है, ये दमन दीव। ये 4 राज्य आपके हैं जो आपको हमेशा की तरह याद रखने हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे की तरफ कि दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर कितने राज्य लगते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य, क्योंकि यह है आपका पूर्वी और यह है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से कितने लगेंगे और पूर्वी घाट से कितने लगेंगे। पूर्वी घाट का मतलब है कि ये पश्चिमी घाट है और ये वाला पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट। भाई 9 तो लगते हैं टोटल इनमें से है, और अगर देखा जाए कि भाई 9 लगते हैं तो कौन से ऐसे 4 हैं जो इधर हैं और 5 इधर हैं। भाई 4 इधर होंगे या 5 इधर होंगे, या 4 इधर होंगे या 5 इधर होंगे, तभी तो होंगे 9। ये 9 कर देंगे या तो ये 9 कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पर, मतलब पूर्वी तट पर 4 हैं और ये पश्चिमी तट पर 5 हैं। अब इतना क्लियर हो गया। तुरंत अगर आपको मैप एकदम से एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वी तट पर कितने हैं, पश्चिमी तट पर कितने हैं, टोटल कितने हैं 9, तुरंत आपके आंखों के सामने, आपके दिमाग में मैप छप जाएगा। कैसे? गुजरात से पकड़ो और पश्चिम बंगाल तक जाओ। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है,
कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है। चाहे आप यहां से पकड़ो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। बहुत आसान। तो मतलब है कि 1 2 3 4 5, 5 हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 इधर हो गए। तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3 और पश्चिम बंगाल 4। तो मतलब पूर्वी तट पर 4। ठीक है, अब मुझे तो देखना ही नहीं क्योंकि मैंने यहां पर मानचित्र में देख लिया। चलो पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, मतलब टोटल है 5। और पूर्वी तट पर कितने हैं? 4 हैं। एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है, एक उड़ीसा है और एक पश्चिम बंगाल है। मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बारीकी से समझाया है। पूर्वी तट पर 4 और पश्चिमी तट पर 5। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 9। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य गोवा सबसे कम है और गुजरात सबसे लंबा है। अगर हम एक सीरियल वाइज में लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर लेंदी पूछेगा तो सीरियलिटी से पूछ सकता है, तो गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा लंबी, पहले नंबर पर यह है और फिर दूसरे नंबर पर यह है। तीसरे नंबर पर फिर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर फिर यह महाराष्ट्र है और 5वें नंबर पर यह केरल है। तो आपको स्टार्टिंग के 3 याद रखने हैं कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाले गोवा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प में आसानी हो जाएगी आपको। जब विकल्प देखोगे परीक्षा हॉल में तो बड़ी आसानी हो जाएगी। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है, जिसकी कुल तटीय रेखा कितनी है? 1214 किलोमीटर। अब मैंने यहां पर लिखाया है आपको ये पॉइंट। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा, जिसकी कुल तटीय लंबाई है 101 किलोमीटर। क्लियर बात? कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय का मतलब है कि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, यह प्रायद्वीपीय भारत। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अगर प्रायद्वीपीय में देखा जाए तो वहां पर आपको आंध्र प्रदेश मारना है। प्रायद्वीप में अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो प्रायद्वीप में नहीं आएगा, ये प्रायद्वीप में नहीं आएगा, गुजरात नहीं आएगा। प्रायद्वीप में देखा जाए तो यह आंध्र प्रदेश ही पहले नंबर पर रहेगा। यह बात बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसकी कुल लंबाई 970 किलोमीटर है। और वैसे अगर देखा जाए टोटल में तो यह दूसरे स्थान पर है ना? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है ना दूसरे नंबर पर टोटल में, और अगर प्रायद्वीप में पूछा जाए तो पहले नंबर पर आ जाता है 970 किलोमीटर के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? 4 चांद लगा देगा। सुपर टेट एग्जाम में पूरा सिलेबस पढ़ना है। जोश जोश में हमें लगता है कि नोट्स हम बनाएंगे, लेकिन हम अधूरा कर देते हैं और फिर एकदम से एग्जाम का प्रेशर लेकर हम बैठ जाते हैं कि अब तो सिलेक्शन होगा नहीं। ऐसा कतई नहीं करना है। आने वाले सभी परिवारों को, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बताइएगा, अपने मिलने वालों को बताइएगा कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी इस बार आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी के माता पिता को धीरज द्विवेदी का इंकलाब। यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आने वाले सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD, तुरंत सर्च करें और ऐसा लोगो मिलेगा। सर्च करें, फटाफट दिलों से जुड़िएगा। वंदे मातरम।